नमस्कार मेरे प्यारे बंधुओं, आपके सामने यह जो हिंदी टीजीटी पीजीटी की क्लास दी जा रही है, मैं आर.के. सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज की जो हमारी टॉपिक है हिंदी साहित्य लेखन परंपरा। और हिंदी साहित्य जो लेखन परंपरा है, इसका प्रारंभ किस प्रकार होता है, कैसे हुआ, इसका प्रारंभ किस आधार पर हुआ, इन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग जैसे हिंदी में पढ़ चुके हैं कि हिंदी शब्द क्या है। अगर हिंदी शब्द की मात्र बात करें कि हिंदी शब्द क्या होता है, तो हिंदी की बात, ये हिंदी शब्द क्या है, इसके पहले आपने देखा कि हिंदी शब्द अरबी शब्द है। क्यों है ये, इसका डिटेल थोड़ा से आप पीछे वाली वीडियो में जाकर देख लेंगे। हिंदी शब्द अरबी भाषा है। अरबी फारसी शब्द है। फारसी शब्द है। पारसी शब्द है। और इसके बाद थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं, ईरानी शब्द है। ईरानी शब्द है। फिर थोड़ा से और बढ़ते हैं तो आर्यों आर्यों का शब्द है। फिर थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं तो यह हिंदुस्तानी शब्द है। यह जो शब्द है तो हमारा जो हिंदी शब्द है यह आर्यों द्वारा शब्द है। और इसके बाद यह ईरानी शब्द है, अरबी फारसी शब्द है, पारसी फारसी और हिंदुस्तानी शब्द है। इतने शब्द हम आराम से पढ़े थे। और इसके बाद यदि अगला पॉइंट देखें तो यह है साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य किसे कहते हैं? यदि साहित्य की बात करें तो साहित्य शब्द दो शब्दों के योग से मिला है। और इसे देखा जाए तो दो शब्द कौन कौन से हैं? साधन, हित। साधन, हित। क्या होता है साहित्य? साहित्य वह होता है जो सबकी बात करे, सबके साथ की बात करे, सबके दुखों की बात करे, सबके मर्मों की बात करे। अर्थात वह जिस प्रकार के लोग हों, वह सबके साथ की जब बात की जाती है, चाहे वह जिस काल के लोग हों, जिस प्रकार के इंसान हों, उनकी उनको साथ लेकर जो बात करे वही क्या कहलाता है? साहित्य। और इसका मुख्य अर्थ देखा जाए तो जो जैसा हो रहा था, जिस काल में जैसा हो रहा था, उसको वैसा ही लिखा गया, वह क्या हो गया? साहित्य हो गया। और साहित्य की यदि हम मुख्य तौर से यदि इस पर थोड़ा-सा और विचार करते हैं, तो साहित्य का अर्थ ही होता है, जो साहित्य होता है, इसका अर्थ ही होता है कि सबके दुख, सबके मर्मों, सबके कष्टों, सबकी वेदनाओं, सबके सुखों की जो बात करे वही क्या होता है? साहित्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं ना, जो सबके लिए बात करे, जो सबके लिए बात करे वही क्या होता है? साहित्य होता है। इसी आधार पर आपके सामने एक विद्वान आते हैं, उनका नाम होता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। नाम सुने होंगे आप लोग, आचार्य महावीर
प्रसाद द्विवेदी ये आते हैं और इन्होंने साफ शब्दों में साहित्य के लिए कह दिया। और साफ शब्दों में जब कहा, इन्होंने एक बात कहा कि यह जो साहित्य है, यह जो साहित्य है और कुछ नहीं है, यह साहित्य समाज का दर्पण, साहित्य समाज का दर्पण होता है। क्यों कह दिया, क्यों कहा? उन्होंने जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, उनके सामने प्रश्न आया कि साहित्य क्या होता है और क्यों इसे कहा जाता है, तो उन्होंने यह कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। अब साहित्य क्या होता है? जो सबके लिए बात करे, सबके दुखों की बात करे, सबके सुखों की बात करे, सबके मर्मों की बात करे, अर्थात जो भी हैं सबके लिए जो बात करे वही क्या होता है? साहित्य होता है। और समाज क्या होता है? समाज किसे कहते हैं? जो संबंधों का जाल होता है, जो एक दूसरे से मैकाइवर एंड पेज के अनुसार यदि देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि जो समाज होता है, जो हमारा संबंध है, एक दूसरे से जो संबंध बना हुआ है, उसे ही हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। एक बात आती है दर्पण। दर्पण मीन्स शीशा होता है। और यह पूरे का अर्थ हो जाएगा कि साहित्य वह परंपरा है, वह सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत जो समाज का दर्पण करा सके, समाज को दिखा सके कि वो चाहे आदिकाल का समाज हो, चाहे मध्यकाल का समाज हो, मध्यकाल में चाहे भक्ति काल का समाज हो, चाहे वह रीतिकाल का समाज हो, चाहे वो आधुनिक काल का ही समाज न हो, वह उसको वैसे ही दिखाने का प्रयास करता है। इसी आधार पर जो आपके सामने महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि साहित्य समाज का दर्पण है। और उन्होंने इसको प्रमाणित करने के लिए यदि देखा जाए तो आप प्राचीन काल में चलिए, क्योंकि वहीं से साहित्य लिखा जा रहा है, संस्कृत भाषा में लिखा गया, तो संस्कृत भाषा से ही प्रारंभ करते हैं। तो संस्कृत भाषा में जो वैदिक संस्कृत होती है और लौकिक संस्कृति होती है, जो लौकिक संस्कृत के अंतर्गत एक दो महाकाव्य की बात कर लेते हैं। एक रामायण होता है और एक महाभारत होता है। दोनों दो समय लिखे गए हैं मेरे भाई। यह जो आपका संस्कृत भाषा होती है, इस संस्कृत भाषा के अंतर्गत यदि देखा जाए तो जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य है, और इस लौकिक साहित्य के अंतर्गत, इस लौकिक साहित्य के अंतर्गत दो महाकाव्य लेते हैं। इसकी समय सीमा आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसकी समय सीमा की बात कर लें तो आपका 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की जो समय सीमा होती है, उसे ही लौकिक साहित्य कहा जाता है। और इसमें जो हमारा साहित्य लिखा गया, जो रचना लिखी जा रही है, उस रचना में यदि देखें, उस रचना में देखें तो एक तरफ हम कर लेते हैं महाभारत, एक तरफ रामायण और दूसरे तरफ महाभारत कर लेते हैं, दूसरे तरफ महाभारत। यह दोनों महाकाव्य है, ये दोनों आदिकाल, या इसको कह दीजिएगा जो प्राचीन काल है, जिसमें से संस्कृत भाषा लिखी जा रही, साहित्य के रूप में लिखा जा रहा था, उस समय यह दोनों क्या है? यह दोनों महाकाव्य हैं। अब यह जब दोनों महाकाव्य हैं तो दोनों महाकाव्यों के बारे में यहीं से हम प्रमाणित कर देंगे कि कौन सा साहित्य किसे कहते हैं। क्यों इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया कि साहित्य समाज का दर्पण है। यदि इस बात पर हम लोग देखते हैं तो यह रामायण होता है। रामायण महाकाव्य में यदि आप देखेंगे तो
इसमें सबसे पहले गुरु के बारे में समझिएगा। यह गुरु के बारे में समझें तो रामायण महाकाव्य में यदि हम गुरु की बात करें तो गुरु वह होता है जो साहित्य में लिखे जा रहे हैं, वह बंदी नहीं बनाया जाता है। उसको उससे ज्ञान लेने के लिए भगवान श्री राम पुरुषोत्तम जिसे कहे जाते हैं, पुरुषों में सबसे उत्तम होते हैं। यह कह लीजिए कि वह विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। यही नहीं मेरे भाई, वह माता सीता के पति कहे जाते हैं। और रावण जैसे महान राक्षस या बलशाली का नाश करने वाले राम को यदि शिक्षा लेना है, पढ़ना है, तो वह गुरु के पास चले जाते हैं और वह चले जाते हैं, वहां जाकर वह शिक्षा ग्रहण करते हैं। मगर ये उसी में से संबंधित यदि हम महाभारत में चलें तो महाभारत में उसी गुरु को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाकर अपने राजमहल में रख दिया जाता है और राजमहल में गुरु बंधन के रूप में रखकर शिक्षा देता है। दिखा कौन रहा है? इस सारी बातों कह कौन रहा है? साहित्य दिखा रहा है और साहित्य कह रहा है। और थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, इसमें यदि नारी की प्रति देखें, नारी की प्रति देखें तो रामायण महाकाव्य में जो महाकाव्य आपके सामने वाल्मीकि जी का है, 7 खंडों में विभक्त है और 645 सर्ग होता है। इसके अंतर्गत यदि नारी की बात करें तो इसी नारी को सम्मान दिया जाता है और नारी के सम्मान के लिए भगवान श्री राम को ईंट से ईंट बजाना पड़ा, बजा डाले। यही नहीं, नारी के सम्मान पति पत्नी का रिश्ता बनाए रखने के दिखाने के लिए वियोग में पूछते हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे हो सीता मृग नयनी। अब भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं? समाज को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पत्नी सर्वोच्च होती है और उसको ढूंढने के लिए वह चले जाते हैं, लंका तक पहुंच जाते हैं, रावण का वध करना होता है और इसके बाद कुंभकर्ण जैसे, मेघनाथ जैसे महान को वध करना होता है, वध कर डालते हैं और मगर नारी का सम्मान जाने नहीं देते हैं, नारी के सम्मान बचाए रखते हैं। दूसरी बात इसमें यदि देखा जाए, इधर देखा जाए, इसमें यदि रामायण में देखते, महाभारत में देखते हैं, यदि आप महाभारत में देखें तो महाभारत के अंतर्गत इसमें यदि नारी की बात कर लें, देखे हैं वह सभा में अर्जुन जैसे महान योद्धा नारी को दांव पर लगा देते हैं, नारी से जुआ खेलने लगते हैं और जुए में हार जाते हैं। तो उसी कुल का दुर्योधन होता है और वह नारी को भरे समाज में चीरहरण करता है। कौन दिखा रहा है? कौन आपको दिखा रहा है? सब साहित्य तो दिखा रहा है। और थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, इसी रामायण में भाई भाई की बात कर लें, भाई भाई में इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है। इसमें यदि भाई भाई की बात करें तो भाई भाई में इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि अपनी पत्नी को छोड़ना हो तो छोड़कर चले जाते हैं, मगर भाई का साथ नहीं छोड़ते हैं। भरत की बात कर लें तो भरत जैसा भाई होता है, राजगद्दी मिलने पर भी राजगद्दी पर नहीं बैठता है, सिंहासन पर नहीं बैठता है। वह अपने भाई की चरण पादुका लाकर सिंहासन पर रखकर राज करता है, राजा के रूप में काम करता है, मगर सिंहासन पर नहीं बैठता है, प्रेम करता है। महाभारत जैसे महाकाव्य में देखें जो वेद व्यास ने लिखा है,
18 पर्व में लिखा है, 18 दिन के रामायण 18 पर्व में लिख डाले। और इतना नहीं मेरे भाई, वेद व्यास ने 18 पर्व में 18 पर्व से गीता भी लिखे, जो 18 अध्यायों में विभक्त होती है। और 18 अध्याय में विभक्त करने के फलस्वरूप उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने वही ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में देते हैं। और यह एक ज्ञान मय रचना होती है जिसमें ज्ञान ही ज्ञान है। आप कभी पढ़कर देखिएगा। और यह जो महाभारत होता है, इसके अंदर का भाई भाई में प्रेम क्या होता है। एक भाई भाई एक अपनी भाभी को, उसको जो माँ के समान होती है, उस भाई में प्रेम डालने के, प्रेम के बीच दीवार खड़ा करने के लिए जो भाभी होती है, उसको समाज में नंगा किया जा रहा है। इसके बाद आगे थोड़ा से बढ़ते हैं, वही भाई राज्य के लिए, सिंहासन के लिए एक भाई को वन भेज देता है। और इसमें देखें, एक भाई वन में जाता है भाई के साथ, एक भाई क्या करता है, दूसरे भाई को वन में भेजता है। कौन दिखा रहा है? दिखा कौन रहा है? साहित्य दिखा रहा है। इसी आधार पर जो हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, वह साक्षात कहते हैं और स्पष्ट रूप से कह दिए कि साहित्य क्या है? समाज का दर्पण होता है। इसमें थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। यदि हम इसके बाद एक बाल कृष्ण भट्ट आते हैं, और बाल कृष्ण भट्ट की बात करें, बाल कृष्ण भट्ट की बात करें, यह बाल कृष्ण भट्ट की बात करते हैं, तो बाल कृष्ण जो भट्ट होते हैं, यह भी एक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण विद्वान होते हैं। और महत्वपूर्ण विद्वान हैं। और तो इन्होंने साहित्य के बारे में अपना कथन किया, कहा कि साहित्य जो है, यह जो साहित्य है, उन्होंने कहा साहित्य, साहित्य जनता के, उन्होंने कहा कि जो साहित्य है, वह साहित्य जन समूहों के हृदय का विकास होता है। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि साहित्य जन समूहों के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूहों के हृदय का विकास होता है। विकास होता है। देखिए, यह हमारे जो साहित्यकार हैं बाल कृष्ण भट्ट, साहित्य की परिभाषा देते हुए उन्होंने साफ कहा कि जो साहित्य है, जन समूहों के हृदय का विकास होता है। जन समूह, जो जनता है, जो जनता है, उसके हृदय के अंतर्गत जो भी विकास हो रहा है, उसी विकास को जो लिखा जाता है, दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसी आधार पर बालकृष्ण भट्ट कहते हैं साहित्य जन समूहों के हृदय का विकास होता है। इसी आधार पर एक गोरखपुर में सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में ध्रुवपति त्रिपाठी होते हैं। और ध्रुवपति त्रिपाठी जो कहते हैं कि साहित्य समाज, जो साहित्य शिक्षा है, यह गोरखपुर सम्मेलन में हुआ था। और इस सम्मेलन में ध्रुव त्रिपाठी एक साहित्यकार है, एक कवि हैं। इन्होंने कहा कि यह जो साहित्य शिक्षा समाज का दर्पण है। इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के कथन पर विचार किया, और विचार करने के फलस्वरूप इन्होंने अपना एक शब्द दिया। और वह शब्द जो दिए, उन्होंने कहा, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो साहित्य है, या जो साहित्य शिक्षा दी जाती है, साहित्य शिक्षा दी जाती है, यह क्या है? समाज का दर्पण है। यह साहित्य शिक्षा समाज का दर्पण है। क्यों कहे? इनके कहने के पीछे भी तात्पर्य था।
इन्होंने कहा कि जो भी साहित्य अगर इस का ज्ञान इस संसार में जितना दिया जाए, इस समाज को जितना दिया जाए, वह समाज वैसे ही एक ऐनक या मिरर या दर्पण के सामने प्रस्तुत होगा। आपको साहित्य का ज्ञान जितना दिया जाए, जितना रचनाएँ, गद्य, पद्य, नाटक जो भी आपके यात्रा वृत्तांत हैं, जो भी आपको शिक्षा दी जाए साहित्य के प्रति, समाज के प्रति दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस साहित्य शिक्षा के द्वारा आप समाज का एक विकास कर सकते हैं, समाज को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी आधार पर ध्रुव त्रिपाठी जो हैं, उन्होंने गोरखपुर सम्मेलन में साफ शब्दों में कह दिया कि साहित्य शिक्षा समाज का दर्पण है। इसलिए यह साहित्य भारत के प्रत्येक व्यक्ति को देनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए, लेना चाहिए। यही नहीं, इसके बाद चाहे वह विश्व सम्मेलन भी हो तो वहाँ साहित्य का जो है शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यदि हम साहित्य के पढ़ लिए और साहित्य में परिभाषा पढ़ लिए ध्रुव त्रिपाठी या महावीर प्रसाद द्विवेदी या हमारे बालकृष्ण भट्ट जो होते हैं उनके अनुसार पढ़ लिए। इसके बाद क्या साहित्य के प्रकार भी जानना आवश्यक है कि साहित्य के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें भी काफी विवादित प्रश्न होता है। तो कुछ विद्वानों ने कहा है कि जो साहित्य होता है 2 प्रकार का होता है। यदि साहित्य के प्रकार देखें, साहित्य के प्रकार देखें तो साहित्य 2 प्रकार का होता है। साहित्य 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं गद्य साहित्य, एक को कहते हैं गद्य साहित्य, दूसरे को कहते हैं पद्य साहित्य। पद्य साहित्य पहली जो रचना होती है, जो साहित्य लिखा गया, गद्य साहित्य हो गया, एक पद्य साहित्य हो गया। तो पद्य साहित्य में जो हम काव्य लक्षणों पर आधारित रचना होती है उसको पढ़ते हैं, और गद्य साहित्य में जो हमारे रस समास युक्त जो रचनाएं होती हैं उसको पढ़ते हैं। इसमें नाटक वगैरह आते हैं। यदि इस पर थोड़ा से और विचार किया गया और यह पूछा गया कि अच्छा, और कुछ समीक्षक आए, कुछ आलोचक आए, उन्होंने कहा कि यह तो 2 है ही हैं, इसके बाद भी साहित्य के कुछ प्रकार होते हैं। अनेक प्रकार के काल विभाजन या भाषा के अनुसार उन्होंने कह दिया। तो उन्होंने कहा कि जब भाषा के आधार पर इसका अध्ययन किया गया, भाषा के आधार पर अध्ययन किया गया, तो इन्होंने कहा सबसे पहले जो साहित्य आया उसे अपभ्रंश साहित्य कहा गया। उसे अपभ्रंश साहित्य कहा गया। अपभ्रंश साहित्य, और अपभ्रंश साहित्य के बाद यदि हम बात करते हैं तो आपके सामने सिद्ध साहित्य आता है। दूसरा आता है सिद्ध साहित्य, और सिद्ध साहित्य के बाद थोड़ा से आगे बात करते हैं तो आपके सामने प्रस्तुत होता है जैन साहित्य। जैन साहित्य, और जैन साहित्य के थोड़ा से आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है रासो साहित्य। रासो साहित्य, और रासो साहित्य के बाद आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, रासो साहित्य के आगे बढ़ते हैं तो रास साहित्य आता है, और रास साहित्य को ही जैन साहित्य कहा गया। कुछ विद्वानों ने कहा कि अलग अलग है। और जब रास साहित्य पढ़ लेते हैं और रास साहित्य के बाद जब हम थोड़ा से और आगे बढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत हम स्वतंत्र साहित्य पढ़ते हैं। स्वतंत्र साहित्य के अंतर्गत उसमें भी जब आपका एक और साहित्य आता है जिसे कहते हैं स्वतंत्र साहित्य। स्वतंत्र साहित्य, और यह आप सिर्फ साहित्य के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें लेखन परंपरा नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा हिंदी साहित्य लिखा जाएगा, इस साहित्य के अर्थ पढ़े कि साहित्य किसे कहते हैं, हिंदी शब्द क्या है, और साहित्य
की परिभाषाओं जो आपके सामने दी गई, यह सारी आप जब देखेंगे तो किसी न किसी पेपर में पूछ देता है कि बताइए साहित्य समाज का दर्पण है, किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और इसके बाद कह दें कि आगे आपके सामने जो यह है, अगर इसमें कह दिया जाए साहित्य जन समूहों के हृदय का विकास होता है, किसने कहा है? तो बाल कृष्ण भट्ट ने कहा है। यदि साहित्य शिक्षा समाज का दर्पण है, यह प्रश्न पूछ दिया जाए तो कौन होते हैं? ध्रुव त्रिपाठी होते हैं। और इसके बाद साहित्य के हम जो लोग प्रकार पढ़े, और प्रकार में यह जो कुछ प्रकार पढ़े, इसके बाद अगली यहीं पर समय थोड़ा इंडिकेट कर रही है। आज की क्लास यहीं पर हम विराम विराम करते हैं, और नेक्स्ट में मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि साहित्य लिखने का, लेखन परंपरा में कितनी पद्धतियां होती हैं, किस पद्धतियों के आधार पर लेखन परंपरा लिखी गई। लेखन परंपरा क्या 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है, क्या उसके पहले लेखन परंपरा ने भी तो थी। इन सारे में हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।